अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, वेलकम बैक टू अंदर रिएक्शन वीडियो। मैं को रिएक्शन वीडियो लेके आ गया जाम करी दी रिएक्शन वीडियो। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਯੈਸ ਸਰ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ 75 ਟॉप ਫੇਲਸ समझ रहे हो ना। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है, it's not gonna be 75, maybe 35 or 30 or something like that, or maybe 35, about 35 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ because this is a part 1 of this whole 75 टॉप फेल्स ऑफ मोदी। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, if you don't know, but yeah, प्राइम मिनिस्टर मोदी ਦੇ टॉप फेल्स। ठीक है, तो yeah, let's see what this guy got himself into many times। भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है, तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए। ठीक है भाई, फेयर यूज, फ्री स्पीच। डिस्क्लेमर रहता है। और इस वीडियो के लिए मैं एक एडिशनल डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 10 साल में जितनी वीडियोस बनाई हैं, ये वीडियो बाय फार उनमें से सबसे लंबी होने वाली है। क्यों बे? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जब मुझे पता चला कि अभी मोदी जी का बर्थडे था और वो 75 इयर्स के हो गए हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि मोदी जी, मैं आपको बर्थडे पे कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो जन्मदिन मनाता भी नहीं। फिर भी मैंने ये तो डिसाइड कर लिया था कि गिफ्ट तो मैं दे के रहूंगा। ठीक मुझे है। ये समझ नहीं आ रहा था कि मोदी जी को आखिर मैं क्या दे सकता हूँ, उनकी लाइफ में क्या ही कमी होगी। हाँ, मेरे भी जीवन में कोई कहेगा क्या कमी है, तो अच्छे विपक्ष का अभाव ही मैं कमी महसूस करता हूँ। तो मोदी जी के ये बताने पर कि उनकी लाइफ में सबसे बड़ी कमी एक अच्छे ऑपोजिशन की है, मैंने डिसाइड किया कि आई ट्राई टू बी द ऑपोजिशन ही नीड्स एंड गिफ्ट हिम अ वीडियो व्हिच हैज एक्सट्रीमली डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिसिज्म ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर। मोदी के एक एक शब्द का क्रिटिसिज्म होना चाहिए और जम करके होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। व्हाट? क्यों बे? क्यों क्यों क्यों? या क्यों? इससे कमियां दूर होती हैं, अच्छाइयां उभर करके धीरे धीरे डेवलप होती हैं। और इसीलिए मैं मोदी जी को I want this government to be criticized. Criticism makes democracy strong. Prime Minister Narendra Modi. What in the hell, Yante? कॉन्स्टेंटली अपनी वीडियोस के थ्रू क्रिटिसाइज करता रहता हूँ ताकि वो अपनी कमियों को दूर करके अच्छाइयों को डेवलप कर पाए। You're right. और इसलिए मेरी हर वीडियो पब्लिश होने के बाद विदाउट फेल मोदी जी ने मेरे डीएम्स में स्लाइड इन करके मुझे हमेशा याद दिलाया है कि आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है। He likes it. He likes it. इसलिए मैंने इस वीडियो में कंपाइल किए हैं मोदी जी के 75 गोल्ड Let's go. और होपफुली ये वीडियो देखने के बाद Oh hell no, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਮਾਮਾ ਨਾਰੀਅਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਫੁੱਟ ਕੇ ਸਿਰ ही पाड़ ਦਿੱਤਾ लगता नारियल ने। आप मोदी जी की रियलिटी अच्छी तरीके से जान जाएंगे और आपको असली मोदी के दर्शन होंगे। मेरा उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई। दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ। और ट्रूएस्ट सेंस में मोदी जी के दर्शन करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि पिछले 11 साल से कंप्लीट मीडिया कंट्रोल के थ्रू मोदी जी की एक बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड इमेज हमारे सामने पेश की गई है। तो मुझे देश के सामने आपको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। इट इज माई ड्यूटी टू एजुकेट द पीपल। और लोगों को एजुकेट करने के इस एफर्ट में मैंने कंपाइल किए हैं द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम मोदी जी's एंटायर पॉलिटिकल साइंस। Let's go. कोशिश मैंने भारी की, मैंने काफी समय लगाया इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये एपिक काउंटडाउन विद अ मोमेंट दैट विल ऑलवेज बी द मोस्ट मेमोरेबल टू मी, बिकॉज कनाडा में दी गई मोदी जी की 2015 की स्पीच लिटरली चेंज माय लाइफ, स्पेशली दिस पार्ट जहां वो क्रांति लाने की बात करते हैं। ऊर्जा क्रांति करनी है हिंदुस्तान में, और इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी, सोलार एनर्जी, Solar. वीड एनर्जी, Weed energy. वीड एनर्जी, वीड एनर्जी, वीड एनर्जी। बहुत बहुत मुबारकां। तो ये 16 सेकंड की मीम वीडियो वाज द फर्स्ट एवर पॉलिटिकल वीडियो। Not this video bro. ये आपने देखी इसके भी? बाद में कभी ये नहीं। नहीं, ये मैंने देखी भी। तो विंड को मिस प्रोनाउंस करके मेरी लाइफ में डिसेंट की एनर्जी भर देने के लिए आई रियली वांट टू थैंक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो चलिए चलते हैं गोल्ड माइन मोमेंट नंबर 2 की तरफ, व्हिच हैज 2 मोर एपिक स्लिप्स ऑफ टंग बाय आदरणीय मोदी जी। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, क्या बोले मैं समझा। कि बेटी बचाओ, बचाओ बेटी पढ़ाओ। मतलब स्पीच में की गई कुछ ऐसी गलतियां जो अगर राहुल गांधी ने करी होती तो एनसीईआरटी की बुक्स में आज उसके चैप्टर छप गए होते। I believe that investigating in a girl child lifts up the entire family. क्या बोले मैं समझा। Investigating in a girl child. Yo. पर इसे कहते हैं फ्रॉइडियन स्लिप अल्ट्रा प्रो मैक्स, which takes us to moment number 3, the Snoopgate scandal of Amit Shah and Modi ji. कोबरा पोस्ट और गुलेल.com इन 2 खोजी वेबसाइटों ने पर्दाफाश किया है कि गुजरात की बीजेपी सरकार ने एक महिला की जासूसी की है। मतलब गुजरात के सीएम रहते मोदी जी पर एक जवान लड़की को क्यों स्टॉक लगता करने के है? एलिगेशंस लगे थे, और ये एलिगेशंस लगाए थे गुजरात के एक बहुत ही हाई रैंकिंग आईएएस ऑफिसर ने।
मैं उस वक्त डीएम भुज था, तो स्टेज के ऊपर इनको पहली बार मुख्यमंत्री से इंट्रोड्यूस करा गया इस दिन को हिल गार्डन का इनॉग्रेशन था। तब तक इस लड़की को मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था कि हर बात बताती थी। जब इसने मुझे कुछ एसएमएस दिखाए, बिल्कुल फ्रिवलस एसएमएस थे, मतलब मुख्यमंत्री के पास ऐसे एसएमएस भेजने का टाइम भी होगा ये भी कोई सोच नहीं सकता है। और इस स्नूपगेट की न्यूज सबसे पहले विद एविडेंस तब बाहर आई जब गुजरात में चल रहे फेक एनकाउंटर केसेस में एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर पकड़ा गया, और उस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऑडियो टेप सामने आई जो खुद इस पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड करी थी, जहां तब के गुजरात होम मिनिस्टर अमित शाह इस पुलिस ऑफिसर से उस लड़की पर चल रही जासूसी की मिनट मिनट की खबर ले रहे हैं। The Gujarat police apparatus used its sweeping powers to rigorously monitor every private moment, every personal conversation. Strict orders were given to closely observe and profile all those who met her. Shah was particularly interested in knowing the men that Madhuri was meeting. Shah even wanted to know who Madhuri was dating or planning to get engaged to. इन टेप्स में रिकॉर्ड हुई कई घंटों की कॉन्वर्सेशंस में अमित शाह बार बार एक साहिब का नाम लेते हैं, जिनके कहने पे इस लड़की की लाइफ की छोटी से छोटी मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था। Listening to the conversations, it appears that as far as the people involved in the operation were concerned, there was no confusion as to who this Sahib was. On Snowgate, my question to you is, you have worked with Amit Shah for a very long time. Do you believe the voices that of Amit Shah? જોવા છોકરો જોવા આવો ને જી 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 સર સરખું ધ્યાન દેવું બિલકુલ બિલકુલ તો શું સાહેબને માહિતી તો મળે જ છે પછી આપણું બધું છિદ્રો દેખાય જી જી સર। Can you identify that voice as his voice in the tapes? सुप्रीम कोर्ट इस बात को देख रही है, सुप्रीम कोर्ट देख रही है। What is your view? स्नूपगेट में आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, पहले उसको इस दर मत लाइए, बोल दिया मैं। Bro got mad. काम ये नहीं है इस प्रकार से मुझे फंसाना है, इसके लिए आपको इंटरव्यू नहीं देते। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं। And then अच्छा मतलब सच ले आंदा है, जो तो सच करने की कोशिश की थी, गुस्सा हो गया है। Surprisingly और rather not surprisingly, मोदी जी अकेले इंसान नहीं थे जो अपनी डिफेंस में बाहर है। खुद स्टॉक की गई लड़की के फादर ने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि उन्होंने खुद मोदी जी को अपनी बेटी पर नजर रखने के लिए कहा था फॉर सिक्योरिटी रीजंस, और वो भी कोई रिटर्न एप्लीकेशन या ऑफिशियल मींस के थ्रू नहीं, बल्कि सीएम मोदी को एक बार ओरली कहा था। तो मेरे हिसाब से इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो वो मोदी जी के बेस्टी थे और या तो उस लड़की के फादर मोदी और शाह की पावर से डरे हुए थे। पूरा ही डरा हुआ महकमा है गुजरात में, एंड आई कैन से दिस ऑन ओथ। ये जो गुड गवर्नेंस की जो बातें हैं बिल्कुल गलत बातें हैं। देयर इज नो गुड गवर्नेंस, देयर इज गवर्नेंस ऑफ फियर, डर की गवर्नेंस है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट विशियस एनवायरनमेंट इन द कंट्री। अब मोदी जी के गुजरात मॉडल का सबसे विशियस रूप तो 2002 के एंटी मुस्लिम वायलेंस में देखने को मिला था, जहां पर 3 दिनों में 1000 से 2000 भारतीय मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। गुजरात के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर और एक सीनियर एक्स बीजेपी मिनिस्टर ने इस वायलेंस में मोदी जी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने के आरोप लगाए थे, पर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का जजमेंट अपहोल्ड करते हुए मोदी जी को क्लीन चिट दे दी, ये कहते हुए कि उनके अगेंस्ट कुछ क्लियर एविडेंस नहीं मिला। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों लबे था कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस पूरे केस का सबसे मेमोरेबल मोमेंट तब सामने आया था जब एक स्टिंग ऑपरेशन में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी यानी संघ परिवार के डिफरेंट मेंबर्स ने ना ही सिर्फ वायलेंस में अपना रोल बताया, बल्कि मोदी जी का रोल भी क्लियरली स्टेट किया था और हाईली अप्रिशिएट भी किया था। जो गुजरात में नरेंद्र भाई ने किया वो कोई नहीं कर सकता। जो उन्होंने किया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा है। 3 दिन में जो कुछ करना करो, कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, कुछ मारो, काटो, चला करो। ओह माय गॉड, चीर दिया जेल में। आप बताइए ना, छुड़ाया किसने? बताइए तो, कैसे छुड़ाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़ाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़ाया, तो हम नहीं छूट सकते। अब हो सकता है कि नरेंद्र भाई ने शायद खुद को भी ऐसे ही छुड़वाया हो, या ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल इनोसेंट हो और ये संघ परिवार के लोग स्टिंग ऑपरेशन में सरासर झूठ बोल रहे हैं। 2002 में ओ भी सकता है, दिख रहा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस के दिमाग सो इस बंदे ने अटैक करवाए मुसलमान, मतलब जो भी मुसलमान है उन्होंने अटैक कराया, बच्चा हो जाए, बच्ची हो जाए, ठीक है, बुढ़े हो जान, जवान हो जान, इफ दे आर मुस्लिम ने लोगों ਨੂੰ आख्या कि उन्होंने चुन चुन के मारो, क्योंकि वीडियो च नज़र आ रहे यार। आई फील लाइक वो जेडे रिकॉर्डिंग जी सानू वहाइयां गई ने, दोज आर काइंड ऑफ हिडन कैमरा
रिकॉर्डेड थ्रू हिडन कैमराज आई थिंक सो, क्योंकि सामने तो कि मैं लगता कोई बोले दैन जी यार कि मनु नरेंद्र मोदी ने आख्या है कि सानू ते बाद भी सानू नरेंद्र मोदी नहीं जेल विचों कढ़ाया है, ठीक है, उन्हें जज बदले थे, यू नो ऑल दैट इज इनसेन यार। में मुस्लिम वोट बैंक है, मीडिया के भी जो हमारे सेकुलर फौज है, कुछ लोगों को उसी बातों को लेकर के विदेशों से पैसे मिलते हैं। जो उन्होंने किया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो। हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छोड़ा है। आपको लगता नहीं कि आपको अब समय आ गया है आप भी माफी मांग लें? ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज के लिए पश्चाताप करना है? हाँ, पर एनू नहीं लगता चवल दे पुत्र नु। What the hell? जवाब देंगे आप? पर ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने माफी मांगने वाले सवाल का कभी जवाब नहीं दिया। He had told the nation to never forgive him. अगर पाप किया है तो माफी मांग करके माफ करने का तरीका क्या है? माफ मोदी को करना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। छोटी सी भी गुनाह या गलती ध्यान में आती है, चौराहे पर फांसी देनी चाहिए, तन्नो भी देनी चाहिए, चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए। तो अगर आपको ये डायलॉग थोड़ा सुना सुना लग रहा है तो वो इसलिए है क्योंकि यही चौराहे पे खड़ा करके सजा देने वाली लाइन मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन के डिजास्टर को डिफेंड करते हुए भी यूज की थी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 9 साल पहला कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। मोदी जी हमेशा ये सऊदी स्टाइल ऑफ जस्टिस यानी चौराहे पे सजा देने वाली अनाउंसमेंट कर तो देते हैं, पर उसके बाद अपनी गलती मानने से ही बिल्कुल इनकार कर देते हैं। नोटबंदी के बाद यूपी का चुनाव हमारे विरोधी नोटबंदी के मुद्दे पर लड़े थे और यूपी की जनता ने उनको ऐसी मुंह की थप्पड़ मारी है कि नोटबंदी का नाम नहीं लेते। सर, आपने कहा कि ब्लैक मनी पर बहुत बड़ा अंकुश लगा, फिर लोग इस चुनाव को देखते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ईडी को रेड देखते हैं और तमाम जगह पे ब्लैक मनी रिकवर हो रही है। कहते हैं मोदी जी ने तो कहा था कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, फिर ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं बताता हूँ। डिमोनेटाइजेशन में जो 500 और 1000 की करेंसी बैन की गई थी, उसमें से 99.3% बैन करेंसी बैंक पे वापस आ गई थी। मतलब मोदी जी ने 86% ऑफ कैश एंड इकोनॉमी बैन करने के बाद भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ 0.7% ब्लैक मनी साफ किया। हर कोई हंसते हुए चेहरे बोल रहा है, नहीं मोदी जी ने अच्छा किया, अच्छा किया। This guy is actually big किसी joke, दोस्त को bro. फोन करता है, यार कोई रास्ता है? फिर वो कहता है यार मोदी जी है, सारे रास्ते बंद कर दिए। तो मोदी जी ने ब्लैक मनी के सारे रास्ते बंद करने की जगह एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। और इसीलिए जहां नोटबंदी की अपनी पहली अनाउंसमेंट में उन्होंने 78% ब्लैक मनी की बात की थी और 22% फेक नोट्स की, वहीं अपनी 20 दिन बाद वाली स्पीच में मोदी जी ने पूरा फोकस ब्लैक मनी से हटाकर डिजिटल पेमेंट्स पे कर दिया और इसीलिए उनकी बातों का 73% फोकस इस बार बिल्कुल चेंज हो गया साहब। If you wanted to digitize, if you wanted people to use less cash, you could have asked them nicely. Exactly. You didn't have to shock the system and kill civilians. What in the hell is Dhruv Rath sitting here doing? But okay. In order to get people to start using PTM. मोदी जी ने अच्छा किया, अच्छा किया। पर मोदी जी ने सबसे अच्छा तो एक्चुअली ये किया कि देश को 50 दिन का गाजर पकड़ा के अच्छा किया। So this Paytm is owned 40% by Chinese, but India and China पैड़ा भी लगता है। I mean China and India ना relation and चंगे नहीं है, you know. They got some clash between them, you know, always something going on between them. But the shit they use to do digital payments is owned 40% by Chinese like the hell? पर मोदी जी ने सबसे अच्छा तो एक्चुअली ये किया कि देश को 50 दिन का गाजर पकड़ा के ये मुद्दा हमारे देश की कलेक्टिव मेमोरी से ही वाइप आउट करवा दिया। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? उसमें मोदी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे उनकी आलोचना करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन देश देखता है, देश देखता है। हाँ, देश देखता तो सब है पर शायद याद कुछ नहीं रखता। इसीलिए जैसे हम मोदी जी का ये 50 दिन वाला झूठ भूल गए, वैसे ही हम उनका एक 100 दिन वाला झूठ भी भूल गए जो उन्होंने पीएम बनने की कैंपेनिंग के टाइम 2014 में चिपकाया था। वो क्या था? मोदी जी की सरकार आने पर क्या भी बंदा यार 100 दिन के भीतर हम This guy is a scam करोड़ too. रुपए देश को वापस दिलाने का काम शुरू करवाएंगे। हजारों करोड़ रुपए स्विस बैंक में चले गए, गरीब के पेट में से लूट करके विदेशों में बैंकों में जमा किया हुआ है। हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे,
कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे, नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे। मैं पाई पाई वापस लाऊंगा, एक एक पाई लाई जाएगी। कुछ भी नहीं आया, आना भी नहीं आया। पैसे वापस आएंगे। जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। या श्योर बड़ी। आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। A few moments later. प्रधानमंत्री मोदी ने आज रेडियो पर की मन की बात, कहा मुझ पर भरोसा रखें, ब्लैक मनी जरूर वापस आएगा। और मुझे विश्वास है देशवासियों के मेरे शब्दों पर भरोसा है, मेरे इरादों पर भरोसा है। आपको भरोसा? हाँ, मित्रों, भरोसा और इंतजार रख के मजा तो आ रहा है ना? मजा नहीं आ रहा है। क्योंकि सरकार बनाने के बाद सबसे पहले तो मोदी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बोला कि स्विस बैंक्स में कितना ब्लैक मनी स्टैश्ड है, इसका उनके पास कोई एस्टिमेट ही नहीं है। अब ये जानकारियां सरकार के पास है, जो सरकार में है वो इसका जवाब देते नहीं है। तो हमारा स्टैंड ये है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। अरे ये आदमी इतना हमें मूर्ख बनाता था। देश में एक ही गारंटी चलती है, Okay. मोदी की गारंटी। दैट्स राइट। देखिए, एक गारंटी तो मैं भी कर सकता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई मोदी जी के पास जाके उनके 2014 के प्रोमिसेस का हिसाब मांगे तो वो पक्का यही कहेंगे। आप मुझे लाख कोशिश करें 2014 में ले जाने की, लेकिन मैं देश को 2047 की तरफ ले जाना चाहता हूँ। चलिए तो 2047 की बात से चलते हैं नेक्स्ट गोल्ड माइन मोमेंट की तरफ, जहां मोदी सरकार के को ओनर मुकेश अंबानी जी ने मोदी जी को 75th बर्थडे विश करते हुए एक ही मन्नत मांगी। It is my deepest wish that Modi ji should continue to serve India when independent India turns 100. तो अंबानी साहब चाहते हैं कि मोदी जी एटलीस्ट 2047 तक पीएम बने रहें। मतलब मोदी जी को मिनिमम टू मिनिमम 97 की एज तक तो प्राइम मिनिस्टर बने रहना चाहिए। आपका तो पता नहीं, पर मुझे ऐसी नॉनसेंस बात सुनने के बाद रूबिका के सवालों में सेंस दिखना शुरू हो गया। आपकी एक्सपायरी डेट? यार आई एम डन विद दीज बुड्ढे बुड्ढे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स डूड। कोई जवान कोई जिन्हां विच कोई ऐथे खोपड़ी विच कोई शह रह भी गई होवे, यू नो, ਉਹ ਮਤਲਬ 80 90 ਸਾਲ ਟੱਪੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੰਬਾਨੀ 97 ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਮਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਚਾੜੀ ਜਾਣਾ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੇਖ। तो एक्सपायरी डेट का असली जवाब मोदी जी ने रूबिका के साथ अगले इलेक्शन वाले इंटरव्यू में दिया था, जहां उन्होंने ओपनली डिक्लेयर कर दिया था कि पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका, एलियंस तो आए हैं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। स्पेसशिप, ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। हाँ। तो शायद कोई दैवी शक्ति कहो, कोई ईश्वरीय शक्ति कहो, उसके बिना ये सब संभव नहीं है। पर मतलब संभव क्या नहीं है मोदी जी आपके लिए? नॉन बायोलॉजिकल बर्थ, 56 इंच की छाती और 97 ईयर्स तक पीएम। मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी जी के अंध भक्तों ने तो जो मुमकिन की डेफिनेशन चेंज करी है ना, उसके बाद तो अब मोदी जी को साक्षात भगवान मानना भी उनके लिए नामुमकिन नहीं रहा। What the hell is this now? भगवान मानता हूँ, मोदी को भगवान मानता हूँ। यार फॉर रियल सॉरी टू से बट यार इंडिया ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਰੈਂਡਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਯਾਰ ਹੈਵ ਸਮ ਸੈਂਸ ਬ੍ਰੋ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨੋ, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਹੈ ਸਾੜੀ ਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। लाइक लुक एट दिस डूड, लुक एट दिस पीपल। लाइक मतलब इंसान ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਮੰਨਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਟੁਰਬੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ ਮਾੜਾ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਲੈਟ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੋਨੀਟਰ ਨੂੰ खुदा मान लो। उन्हें आज मनु वीडियो वहा सड़िया नो आज जो खुदा मनन लग पैंदा। भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। वो कृष्ण के रूप में पैदा लिया है। और माननीय मोदी जी भगवान राम का दूसरा रूप है। इसमें देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री व्हाट इन द हेलियंटे को किस तरह से वो कृष्ण के अवतार में मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। God Almighty himself has sent Modi ji, bro, this guy is L2 पुरुष, जीवित
शरद शतम परम आदरणीय नरेंद्र भाई। एक सेकंड चुप रहो। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਅੰਬਾਨੀ all that is there's something behind it, you know, behind ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਆਖਣ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਫੁੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਯੂ ਨੋ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਨੀਡ ਈਚ ਅਦਰ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਇਟਸ ਆਲ अबाउट बेनिफिट्स, यू नो। बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है, उतना वो भगवान है, भगवान उनका नाम है भगवान। उनका सेवा करेंगे तो यार एनु परा ले जाओ यार, उनकी पूजा करनी चाहिए। क्या भक्ति है, क्या आस्था है। अब न्यू इंडिया में मोदी जी की सेवा ही सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है और उनकी पूजा ही अब हमारा असली धर्म। और इस हिसाब से आज के सबसे आदर्श बालक हुए हमारे मीडिया वाले, क्योंकि उन जैसी भक्ति और कंप्लीट डिवोशन इन सर्विंग मोदी जी कितनी अनपैरेलल्ड है, ये हम उनके 2024 इलेक्शन से पहले किए गए मोदी इंटरव्यूज में साफ साफ देख सकते हैं। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी। मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं, 47 तक। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहाँ भी प्रधानमंत्री बन जाए। और फिर ये भी लिख दिया कि बस कर दे तुम मोटिए, वेलियां मारी जा रही भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी पाकिस्तान में चाहिए नरेंद्र मोदी परा ले जानो को अपने को ले रखो। बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। तो लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? हो क्या रहा है, हो क्या रहा है ये? एग्जैक्टली। पत्रकारों को झुकने के लिए कहा गया तो वो रेंगने लगे थे। बहुत सही कहा आप। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕਾਰਟੂਨ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਜਾਂ ਯੂ نو ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। बहुत आप तो बहुत सही बात कर रहे हैं जी जो आप कहें वो ही हम करेंगे, क्योंकि आपने तो हमें पैसे दिए हैं ये इंटरव्यू लेने के। तो मानो या ना मानो, सही पता लग रहा है। मोदी जी की इलेक्शन कैंपेनिंग करने के बाद भी जब गोदी मीडिया ने अपने फुल टॉस सवालों को बाउंसर बोल के इंटरव्यू खत्म करने की कोशिश की, तो शाबाशी की जगह मोदी जी ने फटकार का मास्टर स्ट्रोक लगा दिया। ये बहुत सॉलिड इंटरव्यू था, मतलब जितने भी मुश्किल सवाल हो सकते थे आपसे पूछे गए, आपने किसी यही मेरा आप लोगों से शिकायत है, ये मुश्किल शब्द आपका नहीं है। एक इकोसिस्टम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है और आप लोग बुज़दिल की तरह डरे हुए हो, उनके एजेंडा सेट के लिए सवाल लेके घूम रहे हो। आपको बुरा लगेगा, मैं सच कहता हूँ, आप सब लोग दबाव में जी रहे हो। आप लोग बहुत प्रेशर में रहते हैं, ये इकोसिस्टम ने इतना प्रेशर बना दिया है कि आपको भी उनके दबाव में, उनकी भाषा में सवाल तो मामा सही करना हो, उसके कारण देश के लिए जो जरूरी सवाल होते हैं वो आपके भी छूट जाते हैं। ये इकोसिस्टम ने इतना दबाव पैदा कर दिया है कि आपको भी उसी लाइन पे जीना पड़ता है। तो मैं तो चिंतित हूँ कि देश के मीडिया को भी न्यूट्रल रहना कितना मुश्किल हो जाएगा, और या तो उनकी भाषा बोलो या तो घर चले जाओ। ब्रो डिडंट इवन हेजिटेट। तो हमारे नरेंद्र ब्रो ने मीडिया को कंट्रोल करने में कभी भी हेजिटेट नहीं किया, और इनफैक्ट मीडिया को अपनी गोदी में बिठाने का फैसला उन्होंने 2002 में ही कर लिया था। You've been the leader of this state through a very difficult period. Do you think there's anything that you should have done differently? Yes, one area where I was very very weak, and that was how to handle the media. और मीडिया से इतनी नफरत का कारण ये था कि 2002 में ग्राउंड रिपोर्टिंग के थ्रू ग्राउंड रियलिटी दिखा के मीडिया ने मोदी और संघ परिवार की पोल खोल दी थी। बिल्कुल, that's why he hates it. When murder and looting were taking place all across the city, we saw policemen just standing by, watching what was happening, but doing nothing to try to stop मोदी it. दा वालों आए। Did the police under your command do enough to stop the riots? Not only enough, but excellent work they have done. Everyone we've spoken to said that the police did absolutely nothing. This is absolutely false propaganda. This is not the truth. Can you explain more? Who is perpetuating this false propaganda? That the information I'm reporting is taken from what I have seen with my own eyes. These are also false propaganda.
समझे? मोदी जी को मीडिया का फ्रीली घूम के फ्रीली जर्नलिज्म करना तब से ही बर्दाश्त नहीं था। इसीलिए 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनते ही मोदी जी ने पूरी मीडिया को अर्नब गोस्वामी जैसे वफादारों की फौज में बदलने का काम जोरों शोरों से चालू कर दिया था। और आज माहौल ऐसा है कि 2002 पे खुद सवाल पूछना तो बहुत दूर की बात है, मगर कोई और सवाल पूछ दे या बीबीसी उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बना दे तो ये गोदी में बैठे वफादार सवाल पूछने वाले को देश से निकालने की बात करने लगते हैं। The BBC, the boring broadcasting corporation, BBC quit India. और इतनी समझ तो वैसे बीबीसी को भी होनी ही चाहिए कि आज के इंडिया में मोदी जी के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं, सिर्फ फिक्शन फिल्म बना सकता है। मेरा गुजरात चल रहा है। और जैसा हम सब जानते हैं कि मोदी जी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। वो सिर्फ दूसरों को कह के अपने पे फिल्म्स और टीवी शोज ही नहीं बनवाते, बल्कि अपनी खुद की पोइट्री भी लिखते हैं। नाले यादा गाना भी आया, मोदी का गाना भी आया ना, मोदी है तो एनजी करके कुछ गाना आया है लाइक 1 or 2 months ago, I think so। अभी भी लिखता हूँ, आज भी मैंने कविता लिखी, शायद मेरी फाइल पड़ी होगी साथ से। अब ये किसको पता था कि ये फाइल मंगवा के पोयम पढ़ने वाला नाटक हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मेमोरेबल गोल्ड माइन मोमेंट बन जाएगा। अभी तो ऐसे ही टेढ़े मेढ़े सारे अक्षरों में लिखा पड़ा है, लेकिन अच्छा, लोग देख लेंगे, आप दिखा दीजिएगा। मेरे हैंडराइटिंग अच्छे नहीं लगेगी, लोगों को बहुत बुरा लगेगा। पर जब उन्होंने ये बोलते हुए थोड़ा सा पेज फ्लिप किया तो कैमरा ने पकड़ लिया कि मोदी जी की हैंडराइटिंग बिल्कुल भी खराब नहीं है। परफेक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी की हैंडराइटिंग। Bro, that looks like it's printed। ऐ तो इनके लाग तुसी ऑनलाइन क्यों काट के प्रिंट करके पेज पढ़ रहे हो। He didn't even wrote shit here। भी एकदम परफेक्ट कंप्यूटर प्रिंटेड फॉन्ट Exactly। मतलब मोदी जी के साथ साथ उनकी हैंडराइटिंग भी नॉन बायोलॉजिकल निकली। ठीक है ना। पर इसके साथ साथ देश को ये भी पता लगा कि जिस पेज से वो पोएम पढ़ने का नाटक कर रहे थे उसी पेज पे क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर भी प्रिंटेड था और आंसर भी। मालूम नहीं इनको कौन है। Oh my God। और मोदी एरा के स्क्रिप्टेड टीवी न्यूज की कहानी से चलते हैं अपने अगले गोल्ड माइन मोमेंट की तरफ। और ये एक सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल है ऑफ मोदी जी's डिक्टेटोरियल क्वेस्ट टू ब्लर द लाइंस बिटवीन न्यूज एंड एडवर्टाइजमेंट। इसी के चलते 2019 इलेक्शन से जस्ट पहले टीवी पे एक चैनल लॉन्च हुआ कॉल्ड नमो टीवी, जो शायद इंडिया के टीवी के इतिहास का पहला चैनल था जो डीटीएच सर्विसेज पे दोनों एंटरटेनमेंट और न्यूज कैटेगरी पे दिखाया जा रहा था। अब एक टीवी चैनल आ गया नमो टीवी, आपको पता है? हाँ, क्या है ये कंट्रोवर्सी चल रहा है। चला रहे हैं कुछ लोग। आप देख नहीं पाया वो भी। इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर देखना चाहिए। इंटरेस्टिंग तो ये है कि मोदी जी यहाँ पर कैसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको इस चैनल के बारे में कुछ ज्यादा पता ही नहीं, जैसे उन्होंने बस इसके बारे में इधर उधर से कुछ थोड़ा बहुत सुना हो। बट इस चैनल के the launch at the value yo hai, the day we were most looking forward is here at 5 PM मैं भी जो interaction must not miss watch live on like this। Who's handling this guy Twitter or social media bruh or Facebook whatever, मतलब कौन है द हैंडल कर रहा है? दिस गाय डोंट इवन नो व्हाट ही इज पोस्टिंग। लॉन्च पे उन्होंने खुद ट्वीट करते हुए इसे प्रमोट किया था और ये चैनल नरेंद्र मोदी के अपने ऐप यानी नमो ऐप के अंडर आने वाला एक प्रोजेक्ट था। तो ऑफ कोर्स इस नमो टीवी पर काफी एलिगेशंस लगे थे। इलेक्शंस खत्म होते ही ये चैनल टीवी से गायब हो गया था विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी ऑफ कोर्स। मतलब कोई सोशल रिस्पांसिबिलिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं। पर मैं कभी ये समझ नहीं पाया कि इस चैनल की अलग से जरूरत क्या थी, जबकि टीवी न्यूज पर आजकल हर चैनल नमो टीवी जैसा ही ऑपरेट करता है। एलेक्सा से किसी ने पूछा, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। पर एक जगह जहां I'm sure पीएम मोदी कभी नहीं आएंगे वो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। मैंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में मोदी जी वो अकेले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। पिछले 11 सालों में मोदी जी ने सिर्फ एक बार 2019 में हम सबको टीज करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कुर्सी तो ली थी पर सवाल एक भी नहीं लिया था। प्रधानमंत्री जी देश पूछना चाहता है। मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है। तो आया कादे लिए बैंड ले आया उथे हैं, थके आया बाड़ा। प्रधानमंत्री चुप बैठे हो। और पहले जो पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाके प्राइम मिनिस्टर को अकाउंटेबल ठहराते हुए क्वेश्चंस उठाते थे, आज वही वफादार प्राइम मिनिस्टर के 11 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने के फैसले को बेशर्मी से डिफेंड करते नजर आते हैं। मेरा प्रश्न है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने पत्रकार होते हैं? 50, 60, ज्यादा से ज्यादा 100? क्या सभी सवाल पूछ पाते हैं? जवाब है नहीं। लेकिन जिन 220 से ज्यादा 225 से ज्यादा पत्रकारों को पीएम मोदी का ने इंटरव्यू दिया है, उन सभी पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे हैं। जेन जी जनरेशन आपसे पूछना चाहती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? नरेंद्र मोदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है? BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। मतलब क्या मतलब होता आपका है? कोई खास दोस्त है जिसके साथ आप दिल की बात करते हैं? कभी कोई खुशी जैसे मिले तो सबसे पहले किसको बताने का मन करता है? आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन है? BFF।
स्क्रिप्ट राइटर लगता है एक ही है। हर वो सवाल हुए हैं जिनके जवाब देश की जनता के साथ साथ शायद खुद विपक्ष भी जानना चाहता होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि देश का ऑपोजिशन मोदी जी के बीएफएफ के बारे में जानना चाहता है। क्योंकि देश का ऑपोजिशन तो मोदी और उनके बीएफएफ के रिश्तों पर अक्सर सवाल उठाता रहता है और एलिगेशंस लगाता रहता है कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा नहीं? एग्जैक्टली, मैं पहला आख्या शुरू में शो मी मैं शुरू च आख्या द वे अंबानी सिंह प्रधानमंत्री फॉर एवर, ये तो 2047 तक नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए, हम आई विश देम गुड लक। ब्रो देयर इज देयर इज बेनिफिट्स, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲਾ ਬੋਲੇ ਦਾ ਲੋਕੀ ਬਾਲਾ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵੇਦਾ, ਆਲ ਦੈਟ ਇਟਸ ਜਸਟ ਮਨੀ ਐਂਡ ਸਟਫ ਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵੱਲ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਯੂ ਗੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਗਾਈ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਦਿਸ ਗਾਈ ਇਜ਼ दिस guy is in the opposition of BJP। मोदी अडानी का रिश्ता तो थोड़ा खास ही मालूम होता है। अब जैसे ये देखिए 2008 में जब गुजरात Adani was the 7th richest in India in 2014, 3rd richest in the world. Not even 10 years later, dude. कि सीएम मोदी ने 8 साल बाद अपनी लिखी बुक का एक लॉन्च इवेंट किया था, तो ऑडियंस में अपने दोस्त को सपोर्ट करने के लिए कौन बैठा था? Yep. See, Prime Minister Modi ji has provided Adani, a visionary and an inspirational leadership to India. I mean, before I was talking about Ambani, जरा थोड़ा मोटा है, ठीक है, थोड़ा different looking, but yeah, this guy is also very rich, Adani. Yeah. अच्छा। What did he say? A visionary and an inspirational leadership to India. अच्छा। मोदी जी पर अक्सर एलिगेशंस लगते हैं of providing massive amounts of land to Adani for dirt cheap prices, changing rules and regulations as per Adani's business interests, giving away large number of airport and other infrastructure projects to him. And just how Adani ends up getting international projects from countries just a few days after PM Modi's visits to the respective countries will always remain a well-known mystery. The rest, as they say, is a history. यानी देश का नुकसान करो और खुद का और नेता का फायदा। Congratulations। और मोदी जी की एक बात तो बहुत ही खास है कि चाहे वो दिन में 26 घंटे काम में बिजी रहते हो, पर जब बात फैमिली टाइप बीएफएफ्स की आती है तो वो सारा इंपॉर्टेंट काम छोड़ के अपनी फैमिली के हर फंक्शन पे पहुंच के परिवार की सारी रिस्पांसिबिलिटीज भी निभाते हैं। And now, with your blessings and good wishes, let us begin the most pious ceremony of Shubh Vivah। और मोदी जी की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यही नहीं रुकती। जब भी अंबानी परिवार के किसी भी वेंचर का इनॉग्रेशन हो तो फीता काटने के लिए मोदी जी झट से प्रकट हो जाते हैं। पर ऐसी नजदीकी देख के अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल उठा दे तो ऑफ कोर्स गलती नेहरू की बताते हैं। नेहरू जी को गालियां पड़ती थी, बिरला टाटा की सरकार, बिरला टाटा की सरकार, टाटा बिरला सरकार, टाटा बिरला सरकार। नेहरू जी लगातार सुनते आए थे। अब इस परिवार के प्रॉब्लम यह है कि जो गाली मेरे नाना को पड़ी वो मोदी को पड़नी चाहिए। तो मोदी जी का कहना है कि जो भी एलिगेशंस नेहरू जी पे लगते थे वो जबरदस्ती मोदी जी पे भी चिपका दिए जाते हैं ताकि उनको बेफालतू में नेहरू से इक्वेट कर दिया जाए। पर देखा जाए तो नेहरू से खुद को इक्वेट करने की रेस में मोदी जी हमेशा सबसे आगे रहते हैं, वेदर इट्स एलिगेशंस ऑफ अ करप्शन रैकेट और हिज स्टाइल ऑफ जैकेट। अब तक आपने नेहरू जैकेट के बारे में सुना होगा, लेकिन अब मोदी जैकेट का नेहरू जैकेट, नाउ ही गॉट मोदी जैकेट। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेहरू जी से सिर्फ उनकी जैकेट का ही स्टाइल कॉपी नहीं किया, बल्कि नेहरू जी ने जो खुद को टाइटल दिया था उसको भी कॉपी कर लिया। यहाँ पे कुछ नेहरू का लिखा हुआ है कि लोग मुझे भारत का प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन यह अधिक उचित होता यदि वे मुझे भारत का प्रथम सेवक समझते। ऐसी कोई बात आजकल तो नहीं कर रहा है। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूँ। और बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। एकदम नेहरू जी जैसी इमेज बिल्ड करने के लिए मोदी जी बच्चों से भी स्पेशल लगाव रखने का प्रोपेगेंडा जमकर चलाते हैं। बस ये एक अलग बात है कि बच्चों के साथ वो थोड़ा अजीब सा पेश आते हैं। इस किस्म की हरकतें करते हुए देखना कोई नई बात नहीं है, आम बात नहीं है। हे भगवान, फिर से नहीं।
तो नेहरू जी की सेकंड कॉपी बनने के लिए मोदी जी ने स्ट्रगल तो काफी किया है, पर कॉपी करने की जल्दबाजी में शायद मोदी जी ने नेहरू जी का साइंटिफिक टेम्पर कॉपी करने की जगह सूडो साइंटिफिक टेम्पर कॉपी कर लिया है। क्यों बे? क्यों? आप खुद ही सुनिए। दिस इज व्हाट मोदी जी सेड एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ ए रिलायंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। कि महाभारत का कहना है कि कर्ण माँ की गोद से पैदा नहीं हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय एक्टर्स व्हाटएवर मौजूद था, तभी तो कर्ण माँ की गोद के बिना उसका जन्म हुआ होगा। हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया होगा। Bro, what is he saying? मोदी जी की गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को गलत बता के शायद मोदी जी से इंस्पायर होके एक नॉन बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रमोट करते हैं। आज तक किसी भी व्यक्ति ने न कहानी में न मौखिक न लिख करके बताया कि वो जंगल में कहीं गया था, किसी शहर में गया था, उसने किसी बंदर को आज भी बनते हुए देखा हो, ये कहीं पर नहीं देखा गया। तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। मैं ये मानता हूँ, भारतीय संस्कृति ये मानती है कि हम ऋषियों की संतान हैं। बंदर से इंसान बनते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन ऋषियों से इंसान बनते हुए किसने देखा? ये सवाल तो किसी ने सतपाल जी से भी नहीं पूछा, तो फिर ये सवाल उठा के। अब सवालों के पास और काम ही क्या है, उठते रहेंगे। सवाल तो मोदी जी की डिग्री पे भी उठते रहते हैं, पर दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को मोदी जी की डिग्री पब्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मोदी जी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर ये मुद्दा तब उठा था जब ऑपोजिशन लीडर्स ने ये एलिगेशंस लगाए थे कि प्रधानमंत्री जी की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी है, सच नहीं है। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि जब अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी की ओपन स्कूल से मिली डिग्री दिखा दी थी, तो हाई कोर्ट ने उसे पब्लिक करने से क्यों रोक दिया है? और इस सवाल का जवाब पाना शायद उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल ये एक्सेप्ट करना है कि मोदी जी शायद देश में वो पहले और अकेले इंसान है जिन्होंने मास्टर्स इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस अचीव किया है। Oh my God! नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। पर मोदी जी तो मोदी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब सुनिए उनसे ही उनकी Delhi University is the only university in the world which tries to hide all the evidence that Prime Minister of the country and their alumnus either they know it is not true or they are really embarrassed to admit it. Yeah, I mean that's the truth. But I'm told आपको बहुत पढ़ने की आदत है। दूसरा क्या होता है, मेरा फोटोजेनिक है memory। जब कागज आता है तो मैं ऐसे नहीं पढ़ता। अच्छा, ऐसे हम ऐसे रख देते ऐसे ही आ जाता। बोले ऐसा होता। लाख दी लानत तेरे मुंह। और मेरी रिसर्च में भी मुझे जो मोदी जी के रीडिंग विजुअल्स मिले वो कंफर्म करते हैं कि बंदे की पर पेज रीडिंग स्पीड उनके फेंकने की स्पीड से भी ज्यादा है। और कभी-कभी तो मोदी जी this guy is doing that fastest reader in the world वाली जड़ी मीम है। क्या पढ़ा? वो मैंने पढ़ा है, आपको क्या लेना देना? मैंने तो पढ़ लिया किताब, मैंने तो पूरी किताब पढ़ ली है स्किन टू में, पर मैं आपको क्यों बताऊं मैंने क्या पढ़ा? मोदी इज डूइंग सेम शिट हियर। पूरी एक बुक एक फ्लिप में खत्म कर देते हैं और वो भी स्टार्ट टू एंड नहीं बल्कि एंड टू स्टार्ट। मोदी है तो मुमकिन है। मेरे हिसाब से अगर मोदी जी पॉलिटिक्स में नहीं होते तो उनको डेफिनेटली एक फिल्म मेकर होना चाहिए था, या कम से कम एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि कैमरा की अहमियत। व्हाई इज होल्डिंग कैमरा सो वियर्ड? मोदी जी से बेहतर कोई नहीं समझता। आखिर सरेआम नरेंद्र मोदी को एसपीजी कमांडो को डांटने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए आपको चंद सेकंड पीछे जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को जेटली ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, लेकिन तभी टीवी कैमरों के सामने एसपीजी के जवान आ गए। उन्होंने मोदी के हाथों से गुलदस्ता ले लिया। प्रधानमंत्री इस पर नाराज हो गए और उन्होंने एसपीजी से तत्काल कैमरों के सामने से हटने को कहा। अब इस हाईली अनफॉर्चुनेट कैमरा ब्लॉकिंग इंसिडेंट के बाद मोदी जी की सिक्योरिटी को ऐसी टाइट ट्रेनिंग मिली है कि अब जब भी कैमरा देखते हैं तो फ्रेम का अंदाजा लगाकर फ्रेम से बाहर भाग जाते हैं। मोदी जी के एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैमरा स्किल्स का सबसे अद्भुत गोल्ड माइन मोमेंट तब हुआ जब एक बार उन्होंने प्लेन में चढ़ने से पहले सी ऑफ करने आए लोगों से नमस्ते भी नहीं करा जब तक वो कैमरा के फ्रेम में सही पोजीशन में नहीं है। तो कैमरा और फ्रेमिंग के टुवर्ड्स मोदी जी की डेडिकेशन देख के बड़े से बड़ा कंटेंट क्रिएटर भी यही कहता है कि शुक्र मनाओ गाइस कि ये कंटेंट क्रिएटर नहीं है। सही गाल है, क्योंकि अगर ये होते तो हम सबकी दुकानें बंद हो जाती। सही गाल है। पर मोदी जी ने अपना 56 इंच का दिल दिखाते हुए कंटेंट क्रिएटर्स की दुकानें बंद करने की जगह देश का पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड ऑर्गेनाइज किया। और ये बस एक कोइंसिडेंस था दैट दिस हैपेंड जस्ट बिफोर द 2024 इलेक्शंस। क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं। वो मोदी की गारंटी नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की गारंटी है।
अब कई लोगों का कहना है कि इस अवार्ड फंक्शन में सिर्फ उन क्रिएटर्स को अवार्ड दिए गए जो मोदी गवर्नमेंट के टुवर्ड्स लीन करते थे। पर ये तो पब्लिक नॉलेज है कि फिर उन सब क्रिएटर्स से रिटर्न गिफ्ट के तौर पर एक वीडियो बनवाई गई मोदी जी की तारीफ में। मैं झुका हमारे पीएम के सामने, क्योंकि हमारे देश के पीएम है, ये हमारे देश के पीएम है, यानी कि ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के कैप्टन है। उस कैप्टन का मुकाम पाने के लिए एक इंसान के अंदर बहुत अदरवर्ल्डली एनर्जी की ज़रूरत होती है, अदरवर्ल्डली दिमाग की ज़रूरत होती है, और इन सारी चीज़ों को आप महसूस कर पाते हो उनके आसपास। बहुत इंटेंस एनर्जी है, बीट एनर्जी। अब 2014 के बाद से देश के सारे बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए मोदी जी की एनर्जी देश का लीडिंग टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन चुका है। नहीं, जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं, वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ, आपकी 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए, जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। मैंने किसी प्रधानमंत्री को इतना काम करते नहीं देखा। इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लेकर आते हैं? सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं क्या? राज क्या है? मोदी जी का राज छोड़िए, पर मैं अपने करियर का एक और राज एनर्जी मेरे लिए सेकंड मोस्ट मेमोरेबल मोदी गोल्ड माइन मोमेंट तब हुआ था जब यही सेम एनर्जी वाला सवाल एक नौजवान ने मोदी जी से लंदन में पूछा था। मेरा आपसे सवाल यही है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आती कहां से है? और चाहे आपको ये सवाल फालतू लग सकता है, पर इस सवाल की अहमियत मेरे करियर में बहुत बड़ी रही है। क्यों बे? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये सवाल वायरल होने के बाद ये पता चला था कि इस नौजवान के पापा बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, और फिर जब कंटेंट की तलाश में मैं इन बीजेपी स्पोक्स पर्सन अंकल की वीडियोस खरोदने लगा तो मैंने उन्हें एक जगह ये बोलते हुए सुना, और लो नगरी के लोग चुप कैसे रहेंगे? अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? हमारी आवाज कौन सुनने वाला है? और यहाँ से मुझे मिला अपना फेवरेट क्वेश्चन ऑफ ऑल टाइम, जिसे मैंने अपनी हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस में आउटरो की तरह यूज किया। अगर हम करें तो करें मोदी ने बोले पहला। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अब जैसे ये आउटरो वाली लाइन मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई थी, वैसे ही मोदी के पीएम बनने की जर्नी का टर्निंग पॉइंट उनकी 2013 की श्रीराम मोदी चार्म स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई थिंक सो, विद गुजरात स्टोरी सेज द सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया, protest outside the okay कॉलेज ऑफ कॉमर्स की स्पीच को कहा जाता है। उस एसआरसीसी में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा भाषण दिया कि लगा उन्हें आज ही 100%, 100% नंबर मिल गए। That was one speech of a political leader जो कि सभी चैनलों पर लाइव चला था। अपने आप ही चल गया, अब जैसे भी चला हो। मित्रों, देश निराशा की गर्त में डूब चुका है। हर किसी को लगता है यार छोड़ो, क्या होना है, सब चोर है। पता नहीं यार ईश्वर की क्या इच्छा थी हमको इस देश में पैदा किया। और फिर एक नैरेटिव मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए मोदी जी ने इस निराशा के एनवायरनमेंट को ऑप्टिमिज्म में बदलने के लिए खुद को एक अल्ट्रा ऑप्टिमिस्टिक इंसान की तरह दिखाया, यूजिंग द ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल एनालॉजी। मेरी तीसरी सोच है, और मेरी सोच ये है, ये ग्लास भरा हुआ है आधा पानी से आधा हवा से। मतलब मैं फिर से कहता हूं, मैं उन इंसानों में हूं जिसको ये ग्लास पूरा भरा हुआ दिखता है। इस स्पीच में मोदी जी ने खुद को साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला this guy is like, bro, what are you saying? इंसान बताने के लिए एक स्टोरी भी सुनाई थी, और ऐसा लगता है कि यूथ को सुनाने के लिए ये मोदी जी की फेवरेट स्टोरी है, क्योंकि यही स्टोरी उन्होंने 11 साल बाद नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स पे भी सुनाई थी। Bro, this guy repeats everything, man. ताइवान में मेरे साथ एक इंटरप्रेटर था, और वो कंप्यूटर इंजीनियर था। उसने कहा साहब आपको बुरा न लगे तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? बोले साहब क्या अभी भी आपके देश में सांप सपेरे वाली सारा दुनिया है? सांप सपेरे जादू टोना यही होता है क्या? क्या अभी भी आपके यहाँ भूत प्रेत की दुनिया चल रही है? चल रही है। नहीं, अब तो हम स्नेक चर्मर नहीं रहे हैं, हम लोग माउस चर्मर है। कंप्यूटर के माउस पे हाथ रख करके पूरी दुनिया को हिलाते हैं। अब चाहे स्टोरीज तो मोदी जी साइंस और टेक्नोलॉजी की सुनाते हैं, पर काम बाबागिरी वाले करते हैं, यानी अंधविश्वास, जादू टोना और भूत प्रेत की बातों से धंधा चलाने वाले बाबाओं को मोदी जी का फुल सपोर्ट रहता है। मेरे छोटे भाई काफी समय से देश में स्कैम एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। पहली बात, जिस बाबा बागेश्वर को मोदी जी अपना छोटा भाई बोल रहे हैं, वो चमत्कार से लोगों का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जानकर पर्ची पे लिखने का दावा करता है। साथ ही साथ ये एक्सेंट्रिक बाबा भूत प्रेतों का इलाज करने का दावा भी करता है, और इसकी बात सिर्फ धर्म इलाज हो रहा है कि भूत पाए जा रहे हैं। ये जवान बाबा लोगों को हिंदू राष्ट्र के नाम पर उकसाकर खुलेआम वायलेंस भी प्रमोट करता है। हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे।
कायरो जग जाओ। So this guy is a cult leader? अपने हाथ में हथियार उठा लो। Cult leader? धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वो हिंसा नहीं है, धर्म की स्थापना के लिए हिंसा नहीं है। शस्त्र और शास्त्र दोनों क्यों नहीं होने चाहिए? शस्त्र और शास्त्र सरकार लाइसेंस देती है। और मोदी सरकार तो एक और स्पेशल टाइप का तालियां लाइसेंस देती क्यों है मार सिर्फ रहा इन है? बाबा लोगों के लिए। धर्म के नाम पर मेजॉरिटी को भटका के और भड़का के बीजेपी के लिए वोट डलवाने का लाइसेंस। और इसी से मुझे याद आते हैं लेट 1990s और अर्ली 2000s में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक कलेक्ट करने वाले आसाराम बापू। Another scam. ऐसा तबाही वाला समय कभी नहीं मिला। शुद्ध गाय का घी चला गया, दूध चला गया उन बच्चों के हाथों से। अब कुछ बचा है तो ये वैलेंटाइन डे के निमित्त अथवा फिल्म की गंदी चाल के निमित्त आई लव यू करके इन बच्चों की तबाही मेरे से देखी नहीं जा। जो अब एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, बहुत ही हीनियस क्राइम्स, पर एक टाइम पर बीजेपी के सारे टॉप मिनिस्टर्स उनका आशीर्वाद लेने जाते थे और चीफ मिनिस्टर मोदी जी तो उनसे विशेष आशीर्वाद पाते थे। मेरा अवसर सौभाग्य रहा है कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं, स्नेह मिलता रहा है, आज भी उतना ही स्नेह मिल रहा है। पर फिर जब आसाराम के हीनियस क्राइम्स देश के सामने एक्सपोज हो गए तो मोदी जी आसाराम का स्पेशल स्नेह लेके चुपचाप पतली गली से निकल गए थे। और आसाराम ने अपने डिफेंस में वही कहा था जो आज के सारे फ्रॉड पॉलिटिकल बाबा अपने काले कारनामे डिफेंड करने के लिए कहते हैं। भारत के संतों को डैमेज करने के लिए विदेशों से करोड़ों अरबों रुपए आते हैं। और कुछ ऐसे ही 1980s और 90s के सबसे फेमस इंडियन बाबा सत्य साई बाबा पे भी जब अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स ने हरासमेंट और चाइल्ड अब्यूज के सीरियस एलिगेशंस लगाए थे तो उनके बचाव में भी यही वाला आर्गुमेंट दिया गया था दैट दिस इज जस्ट फॉरेन प्रोपेगेंडा टू मलाइन इंडियन बाबाज। सिर्फ इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तो एक बार लेटर हेड पर लिखकर दे दिया था कि साईं बाबा पर लगाए जा रहे आरोप गैर जिम्मेदाराना और मनगढ़ंत थे। सत्य साई बाबा का क्लेम टू फेम था मैजिक ट्रिक्स को चमत्कार की तरह बेचना, हाथ से चौक पाउडर रगड़ के भभूत बनाना, मुंह से सोने का अंडा निकालना और हवा से सोने की चेन और घड़ियां निकाल के वो अपनी सो कॉल्ड गॉडली पावर्स के नाम पे भक्तों को बेवकूफ बनाते थे। एक सरकारी अवार्ड सेरेमनी चल रही थी, सत्य साई ने एक अवार्ड दिया। ट्रॉफी पकड़ाने के बाद उन्होंने अपना हाथ हिलाया और उनके हाथ में जादू से एक माला आ गई। उन्होंने वो माला उस अवार्ड जीतने वाले के गले में पहना दी। सभी खुश थे, लेकिन जब उस क्लिप को गौर से देखा गया तो मालूम पड़ा कि बाबा ने जब अवार्ड दिया था तो उससे पहले वो ट्रॉफी उन्हें किनारे खड़े हुए एक आदमी ने पकड़ाई थी। उसने ट्रॉफी बाबा को पकड़ाते वक्त वो माला भी चुपके से बाबा को पकड़ा दी। और ऐसी ही नकली जादुई शक्तियों से सत्य साई बाबा ने इतने भक्त बटोर लिए थे कि उनके निधन के एक डेकेड बाद भी मोदी जी उनके भक्तों को लुभाने के लिए उनके गुणगान करते नजर आते हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे सत्य साई बाबा के जीवन को करीब से देखने का, उनसे सीखने का अवसर मिला है। वाह 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 मोदी जी वाह। अब मोदी जी की बाबागिरी की बात हो और बाबा रामदेव का गोल्ड माइंड उसमें फीचर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। 300 सांसदों के साथ मोदी जी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाइए। जब हमने मोदी जी को सामने रखा उसके बाद में बीजेपी और संघ और तमाम लोगों ने उनका साथ दिया। हमको भी भगवान ने धरती के ऊपर चुन के भेजा है कि जाओ बेटा काला धन लाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ। और अब 11 साल बाद आप पूछ सकते हैं कि देश को करप्शन से मुक्ति दिलाने और काला धन वापस लाने वाले भगवान के चुने हुए लोग आज कहाँ है वो? कहाँ है? मजे में है और कहाँ, क्योंकि 2014 में उनका 2000 करोड़ का पतंजलि बिजनेस आज 60,000 करोड़ प्लस का बन चुका है। और इसलिए अब रामदेव ब्लैक मनी के वादे याद दिलाने की जगह मोदी जी को भगवान का वरदान बताना पसंद करते हैं। पीएम मोदी को भगवान का वरदान बताते हुए रामदेव ने मोदी को राष्ट्र ऋषि की वेले पैसे ना दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व, बातों को ईर्ष्या होती है। जो भारत विरोधी, सनातन विरोधी, Bro, this guy does everything for votes. फंडिंग भेज रहे हैं कि मोदी ना आए। मोदी जी जैसे संत आदमी को अटैक करने वाली ये वही फॉरेन पावर्स होंगी जिन्होंने आसाराम, सत्य साई और रामदेव बाबा जैसे संतों को भी अटैक किया था। पता है ना आप सबको? शायद आपको याद होगा कि रामदेव ने कोरोना काल में कोरोनिल नाम की एक दवाई को कोविड का प्रिवेंशन और क्योर दोनों, यानी कोरोनिल को कोविड की वैक्सीन और दवाई दोनों बता के बेचा था। अब कॉमन सेंस यूज करके इसको सरासर झूठ और अनसाइंटिफिक फ्रॉड बोलने वाले फॉरेन एजेंट्स ही तो रहे होंगे। और जब रामदेव और पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट ने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स और मॉडर्न मेडिकल साइंस के खिलाफ झूठ और भ्रम फैलाने के लिए फटकार लगाई थी, तो जज भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं बल्कि फॉरेन पावर्स के दबाव में रहे होंगे। और वो जर्नलिस्ट जिन्होंने रामदेव की शेल कंपनीज के नेटवर्क को एक्सपोज करते हुए उनके मैसिव लैंड एक्विजिशंस और ब्लैक मनी के धंधे को उजागर किया था, वो तो पक्का फॉरेन फंडेड मीडिया थी। और इसीलिए रामदेव को इन फॉरेन कंस्पिरेसी से बचाते हुए मोदी गवर्नमेंट ने आज तक उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। बस गवर्नमेंट की इतनी बहुत बड़ी Bro, put some shit on, bro.
व्हाट द हेल, कि ये हमारे काम में बाधा नहीं डाल रहे, हमें उठा करके जेल में नहीं ठोक रहे, और जेल में ठोके तो हम इनको ठोक दें, इनकी ऐसी तैसी। और इसी से चलते हैं मोदी जी के नेक्स्ट गोल्ड माइन मोमेंट पर, जहां उनका 2014 से पहले रुपये की वैल्यू गिरने पे तब का गुस्सा अब कॉमिकल लगता है। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। और रुपया आज अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा हुआ, और एक बार रुपया गिरता चला जा रहा हो तो दुनिया की आर्थिक शक्तियां इसका भरपूर फायदा उठाती है। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जैसे मोदी जी के लिए पूरी दुनिया एक परिवार है जिसमें कोई सीमाएं मैटर नहीं करती, वैसे ही उनके लिए हिपोक्रेसी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए 2014 से पहले पीएम की इलेक्शन कैंपेनिंग करते हुए हर साल करोड़ों एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का वादा करके मोदी जी ने सिर्फ बीजेपी आईटी सेल के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, और देश में बचे बाकी यूथ को मोदी जी ने ट्रोल कर दिया। देश में जो बेरोजगारों की संख्या है उसमें 83% नौजवान हैं। मतलब जिनके पास नौकरी थी वो वर्कफोर्स में पहले ही आ चुके थे, लेकिन नई नौकरियां नहीं बन रही हैं हमारे युवकों के लिए। भाइयों बहनों, कहां जाएगा ये मेरा नौजवान, कहां जाएगा ये गरीब मां का बेटा, कहां जाएगा? कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं। अब पकोड़े तलने को उतना ही रोजगार माना जाना चाहिए जितना झूठ बोलने को गुड गवर्नेंस माना जाता है। कि हाल ही में CSDS की एक डिटेल्ड रिपोर्ट आई है जो साफ दिखाती है कि 60% से ज्यादा सर्वे किए गए लोग ये बताते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। पर 2014 के बाद के इलेक्शंस में ना अनएम्प्लॉयमेंट मोदी जी के लिए कोई मुद्दा रहा, और ना मीडिया ने मोदी के अलावा किसी चीज को मुद्दा बनने दिया। चुनाव मोदी वर्सेस मोदी हो गए हैं। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और वो है नरेंद्र मोदी। मोदी ही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा रहित चुनाव है, मुद्दा है ही नहीं, और मुद्दा सिर्फ एक ही है, वो है मोदी। बी वेरी नाइस, कीप स्माइलिंग एंड से मोदी मोदी मोदी। अब आई एम श्योर मोदी जी एक दिन जरूर आके ये बताएंगे कि इंडिया के यूथ ने खुद को ही अनएम्प्लॉयमेंट फ्री घोषित कर दिया है, एकदम वैसे ही जैसे उन्होंने 2019 में रूरल इंडिया को जबरदस्ती ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित करवा दिया था। साथियों, आज ग्रामीण भारत ने, वहाँ के लोगों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। आज हमारी सफलता से दुनिया चकित है। अब दुनिया तो सरप्राइज्ड होगी ही, क्योंकि इस अनाउंसमेंट के 3 साल बाद भी WHO की रिपोर्ट बताती है कि 17% रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अभी भी खुले में शौच करती है, और 25% के पास प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी जैसे व्यक्ति ने ऐसा बयान देने के साथ कुछ हकीकतें देनी चाहिए, और मीडिया ने उनसे हकीकतें मांगनी चाहिए, लेकिन मीडिया में वो साहस तो है नहीं। अब मेन स्ट्रीम मीडिया से सवाल, फैक्ट चेक या किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी की चिंता ना हो तो इंसान पीएम बनने के बाद कुछ भी गप्पे हाँक के देश को झूठे सपनों की नींद में सुलाए रख सकता है। 2022 में किसान की आय दोगुना करने के लिए एक के बाद Nothing happened. It went down. अगर मोदी कहता I'm sure. है तो जांच पड़ताल करके देश को बताना चाहिए मोदी झूठ बोल रहा है, डबल नहीं कर रहा है। उधर किसानों की आय दुगनी तो नहीं, लेकिन उल्टा 30 किसान हर दिन आसपास मारे जाते हैं। अब ऐसा ही 2022 तक कंप्लीट होने वाला एक और प्रॉमिस मोदी जी आज 2025 तक भी दूर दूर तक पूरा नहीं कर पाए हैं। 2022 तक हिंदुस्तान के एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना पक्का घर नहीं होगा। जनता को मूर्ख बनाने की फैशन हो गई है, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। और एक्चुअली मोदी गवर्नमेंट और कई बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट्स इससे बिल्कुल उलट काम कर रही हैं, जहां वो लोगों के बने बनाए घरों को बुलडोज करने की डिस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजी को सेलिब्रेट कर रही हैं। विधानसभा में वोट दिया, लोकसभा में वोट दिया, MCD में वोट दिया, बीजेपी को कोई गलत कहता था सबसे पहले आगे खड़े होकर विरोध किया, अब बिल्कुल नहीं। ऐसे बर्बाद करा चोरों के जैसे, रात के 3 बजे डेमोलेशन करा, सुबह कोर्ट में सुनवाई थी। मैं शौक रह गया कि सरकार को इतनी जल्दी क्या थी कि 2000 से ज्यादा फोर्स लगाकर इतनी जल्दी में डेमोलेशन कर दिया गया। बीजेपी धोखेबाज है, अमीरों की पार्टी है, अडानी की पार्टी है, अंबानी की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। मोदी जी
That's true. देखिए, मोदी जी के मन में देश के गरीबों के लिए प्यार तो बहुत है, और ये बात साफ हो जाएगी देश में बढ़ती इनकम इनइक्वालिटी पे दिए उनके आंसर से। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट आई कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ड है, कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जो इनकम इनइक्वालिटी का विषय? तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? सबके सब गरीब होने चाहिए। एक तो एक उपाय ये है कि भाई कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, बिल्कुल सब तो माने भाई। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो वो आपके वाले नहीं है। आज सर फॉर्म में एकदम। हाँ सर, एकदम फॉर्म में। फॉर्म में तो सर देखिए रहेंगे ही, जब उनको बिना काउंटर क्वेश्चन कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिला हुआ है। इसका एक और प्राइम एग्जांपल ये देखिए, जहां मोदी जी अपने बारे में एक कहानी मतलब सवाल का जवाब नहीं देना और मीडिया उसे गुरु का प्रवचन समझकर सुनता रहता है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। 35 साल तक, 40 साल। इनमें से एक तो झूठ है। इसलिए मुझे लगा कि ये मिस्ट्री मैं ही सॉल्व कर देता हूँ कि मोदी जी ने आखिर कितने साल भिक्षा मांगी। तो इसके लिए सबसे पहले ये कंफर्म करते हैं कि मोदी जी ने आखिर अपना घर कब छोड़ा था। वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। ओके, तो मोदी जी ने 17 साल की उम्र में घर छोड़ा था, मतलब 1967 में, और फिर वो 2001 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। तो 1967 से 2001 के बीच में होते हैं 34 साल, मतलब 35 और 40 साल वाले दोनों क्लेम तो डेफिनेटली झूठे हैं। ओके, गुड हो गया। प्लस ये कैसी भिक्षा मांगने वाली फकीरी थी जहां मोदी जी इसी पीरियड में दबा दबा के फॉरेन ट्रिप्स मार रहे थे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। वाह वाह। अब मोदी जी अपने फकीरी के किस्से देश से बिल्कुल नहीं छुपाते, पर एक चीज थी जो उन्होंने 2014 के इलेक्शन नॉमिनेशन भरने तक सबसे छुपा के रखी थी, इवन इलेक्शन कमीशन से। ये जो पीछे लिखा है इसको पढ़ के आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। मुझे पढ़ने नहीं आता ये क्या लिखा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपने शपथ पत्र में माना है कि वो शादीशुदा हैं और उनकी शादी को 45 साल हो चुके हैं। कितने सालों बाद मोदी ऑनेस्टली मैं वीडियो दरमियान में आखिर ले आया कि यदि बीवी थे, यदि बीवी कौन है, और व्हाई ही डोंट हैव अ वाइफ, और व्हाई ही इज नॉट मैरिड। सो इज ही मैरिड और इज ही नॉट? ये सच स्वीकार करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? हर चुनाव में मोदी आई डोंट रियली केयर, बट स्टिल आई वांट टू नो, लाइक जानबूझ के रखा है कि नहीं रखा है तो उनका निजी मामला है, उनको पूछो, इसमें मैं क्या बताऊं। आई थिंक सो। बस सुनो ना, कोई ड्रामा चाहिए आया टीवी वाले नु किसे साइडे लाण दे लई, मैं भी ता करके उन्होंने ड्रामा किया कि मेरी बीवी है, मेरी यू नो। आप इस सवाल का जवाब नरेंद्र भाई से ही लीजिए। अब नरेंद्र भाई के भाई की ये सलाह तो मीडिया ने कभी नहीं मानी, और इसलिए मोदी जी से डायरेक्टली सवाल का जवाब कभी नहीं मांगा गया कि उन्होंने 4 बार गुजरात का इलेक्शन लड़ते वक्त कभी नॉमिनेशन फॉर्म में अपनी शादी डिक्लेयर क्यों नहीं की। पर 2014 में फाइनली मोदी जी के इस रेवलेशन के बाद सभी के मन में एक सवाल आया कि आखिर कहाँ है मोदी का ससुराल। ये वही गांव है जहां पर नरेंद्र मोदी सन 1968 में अपनी बारात लेकर आए थे। एक सेकंड। तो मतलब 1968 में शादी हुई थी, इसका मतलब तब मोदी 18 साल के रहे होंगे। मतलब उनकी शादी क्या उनके घर छोड़ने के 1 साल बाद हुई थी, या फिर क्या मोदी जी ने शादी करने के लिए घर छोड़ा था? अब ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब हमें कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि मोदी जी ये सवाल किसी को कभी पूछने नहीं देंगे। तो एनीवे, लेट्स गेट बैक टू दिस गोल्ड माइंड ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्टिक स्टोरी। मेरे साथ में उल्टे हाथ पर ये एक मकान है, छोटा सा मकान, बिल्कुल पुराने टाइप का मकान है, टूटा-फूटा। यही वो घर है जिसमें नरेंद्र मोदी दूल्हा बनकर आए थे। पर इस उटपटांग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का गोल्ड माइन मोमेंट तब था जब गलती से ससुराल की इन्वेस्टिगेशन करते करते इस रिपोर्टर से गलती से असली न्यूज रिपोर्टिंग भी हो गई। क्या वहीं गांव की बात करें तो ये विकास से कोसों दूर लगता है। गांव में पक्की सड़क तक नहीं है। अब जरूर ये गांव उन 1% में होगा जहां पक्की सड़क नहीं पहुंची थी, क्योंकि मोदी जी ने उसी साल एक इंटरव्यू में बताया था कि गुजरात मॉडल का मतलब होता है 99% गांवों में पक्की सड़क ये होता है। यार एने कोई होंदा ना, कोई वादा पूरा कीता होवे, एक भी वादा पूरा नहीं कीता। पर मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से गुजरात मॉडल का असली मतलब एक्चुअली कुछ और होता है, और वो ये है कि डेवलपमेंट हो ना हो, पर जनता के दिल में या तो मोदी जी का खौफ हो या उनके प्रति अंधभक्ति हो। कोई उम्मीद है आपको कि आपको कुछ अच्छा दिन अच्छे होंगे ससुराल भाग्य सुधरेगा? हम गांव का तो नहीं सोचते, लेकिन देश का सोचते हैं। देश में जो नरेंद्र भाई वड़ा प्रधान होंगे तो सारे देश का भला करेंगे, बस ऐसी तमन्ना है मेरे को। कोई यार नहीं, भक्ति है, क्या आस्था है। Exactly. Bro, this is insane. Actually, really good video, and sad to say, but it might get blocked or it might get removed soon. Maybe. I hope not, but maybe.
क्योंकि इंडिया यू नो सोशल मीडिया, इंडिया दा जर्नलिज्म एंड ऑल दैट, यू नो न्यूज़ एंड ऑल दैट, दे डोंट लाइक जदों तुसी नरेंद्र मोदी दे बारे दे अगेंस्ट जाओ या ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। You got what I mean? So this video might soon get deleted. I don't know ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ, ਬਟ ਐਸ ਅਸਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਬ੍ਰੋ ਆਈ ਐਮ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਗਾਏ ਦਿਸ ਚੈਨਲ ਵੈਰੀ ਫਸਟ टाइम, ठीक है। पहली बार मैं वेट है। चैनल नेम इज़ Official Being Human, okay, and got a lot of subscribers as well. And as he said, कि जो पहला पार्ट है नरेंद्र मोदी दे 75 फेसिस रिवील्ड और 75 गोल्ड माइंड मूवमेंट्स, यू नो, ते या वी सॉ अबाउट 35 ऑफ दैम, ठीक है। ते या वेखांगे हाफ ऑफ दैम मे बी इन नेक्स्ट वीडियो। आई एम नॉट श्योर मैं अगली वीडियो वेखांगा कि नहीं, पर जैसा रिस्पॉन्स आया इस वीडियो के मुताबिक दैन आई विल वॉच द नेक्स्ट पार्ट। बट या ब्रो 75 टॉप फेल्स जेडे 35 मैं वेखे कमाल दे आए, क्रेजी आए, बट ब्रो इंडिया दी गवर्नमेंट इज जस्ट नेक्स्ट लेवल ब्रो। मोदी गाय, दिस गाय इज नेक्स्ट लेवल गाय मैन, नेक्स्ट लेवल फूल बनाने वाला बंदा, यू नो, लाइक तुसी तुहानू ईजीली फूल कर सकता है, ईजीली फूल बना सकता है, ईजीली पागल बना सकता है, ते अमीरां नू अमीर बनाना चाहता है, तो गरीबां नू होर गरीब करना चाहता है, ठीक है। एक भी चीज़ है इन्हें बोली है ना इलैक्शनां तो पहला जिहड़ी उन्हें क्लिप्स वहाइयां ने इस वीडियो दे विच, ब्रो एक चीज़ नहीं बंदा उतरिया, एक चीज़ ते भी एने जिहड़ी होंदी है उन लोकां दी ख्वाहिश जिहड़ी होंदी है जिहड़ी इन्हें अपने मूँह तो गल कीती है कि मैं करांगा, नहीं कीती। आई नो काफ़ी पॉलिटिशियन इंज करते हैं, यू नो, वोटां दे लई, बट ब्रो कोई चीज़ ते कर ना पिंडां विच कोई रोडां दी गल होई, ना कोई उन्हां दा कोई उत्ते गया है, समझ रहे हो ना, रुपीज़ दा जड़ा करंसी उत्ते गई है, ठीक है। तो मतलब किसान मार रहे आ, लोकी मार रहे आ, काफ़ी फ्रॉड कीते गए आ, अमीर नू अमीर बनाई जा रहा है, काफ़ी कनैक्शन कर रहे हैं जेडे बिलियनर आ, यू नो, अमीरां नू अमीर करी जा रहा है, बेलियां नू अमीर करी जा रहा है, वेले जेडे स्कैमर आ तुसीं काइंड ऑफ कह सकते हो, रिलीजियस स्कैमर आ, ठीक है, उन्होंने सपोर्ट करता है, उन्होंने पैसे फंड कर देंदा है, ठीक है। तो स्पीचेस इंटरव्यू काइंड ऑफ टू स्क्रिप्टेड इंटरव्यू हो रहे हैं, यू नो, तो लाइक इज सो लाइक दिस गाय इज ऑल ओवर द प्लेस डूड, ऑल ओवर द प्लेस। द फेक कैमरा वो किन जो कैमरा आंदा किन फेक कैम अगे एक्टिंग करदा है जो कैमरे लई, ठीक है, ताकि वो यू नो पिक्चर मीडिया अगे अच्छी रहे, ते हु नोस ही इज मैरिड और नॉट, ते सो मैनी टॉपिक्स, मतलब सो मैनी थिंग्स दैट दिस वीडियो वेंट ओवर के तरह दी वीडियो होनियां चाहिए, दसनियां चाहिए, इट शुड बी यू नो, तुहानू मौका देना चाहिए तुहाडे लोकां नू कि जे तुसीं भैड़े हो, ठीक है, तुहानू मनना चाहिए तुसीं भैड़े हो, समझ रहे हो ना, तो तुहानू लोकां नू रिप्लाई देना चाहिए कि तुहाडे केड़ी चीज़ उन्हां फड़ी है कि कौम भी तुहाडी बड़ी तेज़ हो गई है, उन लोग भी काफ़ी तेज़ हो गया, ठीक है। बट इट्स स्टिल बैड के इंडिया इन्नी तेज़ी, यू नो, पॉपुलेशन विच किन्ना उत्ते जा रहा है, यानी पॉपुलेशन, पोल्यूशन, ठीक है, एज वैल एज अनएम्प्लॉयमेंट तुसीं कह सकते हो, हर चीज़ विच, हर पैड़ी चीज़ दे विच तुसीं काइंड ऑफ उतां जा रहा है, ठीक है। बट दिस गाय इज डूइंग नथिंग मैन, एंड पीपल स्टिल वांट हिम टू बी देयर प्राइम मिनिस्टर till he's 95 or 97. That is just insane man. ਤੇ I am sure ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਮਨੀ, 2002 ਦੀ ਰਾਇਟਸ, ਫੇਕ ਮੈਰਿਜ, ਫੇਕ ਸਪੀਚਿਸ, fake promises, you know, Ramdev scams, ठीक है, different type of scams, black money ban जड़ी यानी कीती आई, नोट बैन कीते आए, all of that, you know. तो overall this video went through all, like everything dude, everything. तो overall crazy video, really good video actually, really good video। तो I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ that's it for this video। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। Until then, assalamu alaikum।